RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 10 के चैप्टर विद्युत जो भौतिक विज्ञान से आपका चैप्टर है उसके कुछ एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, जिनमें पाठ्यनिक प्रश्न तो हमारे कंप्लीट हो ही चुके हैं, लेकिन अब हम अभ्यास के प्रश्नों को लेकर आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें हमने एक पहला क्वेश्चन तो प्रस्तुत कर ही दिया है। उम्मीद करते हैं कि वो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, I²R, IR², VI और V²/R। यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सूत्र विद्युत शक्ति यानी P के बराबर नहीं है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे 4 ऑप्शन इसमें यहाँ पर आपको दिए हैं। पहले में दिया हुआ है I²R, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है IR², फिर तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है V×I और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है V²/R। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन शक्ति को निरूपित नहीं करता। शक्ति यानी P = क्या होता है, अगर सूत्र आपके याद हो तो वो होता है P = V×I, यानी विभव गुणा धारा। ये सूत्र इसका होता है। विभव और धारा का गुणनफल ही शक्ति के बराबर होता है, या किसी वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में जितना कार्य किया जाता है, जितनी ऊर्जा की खपत की जाती है, उसे उसकी शक्ति कहा जाता है। तो यहाँ देख लीजिए P = VI, ये ऑप्शन तो इसका है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा ऑप्शन इस शक्ति के सूत्र को निरूपित नहीं करता, तो ये तो करता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम होता है V = I×R। ये ओम के नियम का सूत्र होता है। यहां से अब V की जगह अगर वैल्यू रखें तो P = हो जाएगा V I×R, I×R और इंटू ये I, तो I²R का सूत्र बन जाएगा। P = हो जाएगा I²R। इसमें है क्या, पहला ऑप्शन ये भी है। अब यहाँ इन 2 ऑप्शन में से देखना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ V = IR तो होता है, तो I = हो जाएगा V/R। ये भी अगर हम इसमें ट्रांसपोज कर दें तो सूत्र क्या बन जाएगा, P = V सेम टू सेम, I की जगह रखते हैं V/R, तो सूत्र बन जाएगा P = V²/R। V²/R ये चौथा ऑप्शन भी है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही माना जाएगा, जो कि शक्ति के सूत्र को प्रदर्शित नहीं करता। इस प्रकार से आप इसमें समझ भी गए होंगे कि यही सूत्र क्यों आया है, यही ऑप्शन क्यों आया है। चलिए अब इसके पश्चात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट व 25 वाट। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और वो किस प्रकार से सही बताया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि यदि किसी बल्ब पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट 110 वाट लिखा हुआ है और इस बल्ब को फिर 110 वोल्ट पर चलाया जाता है, तो इसके द्वारा प्रयोग की गई शक्ति कितनी होगी, इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो सबसे पहले बल्ब के ऊपर आपने अक्सर लिखा हुआ देखा होगा कि उस पर ये V और W दोनों लिखे रहते हैं। तो पहले तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये लिखा हुआ क्या होता है, इसका मतलब क्या है। आपने देखा होगा विद्युत इस्त्री जो प्रेस होती है उस पर भी, बल्ब पर भी, कोई भी बिजली का उपकरण हो उस पर इस प्रकार से ये दोनों संख्याएं लिखी हुई होती हैं। इसका मतलब होता क्या है, सामान्य तौर पर घरों में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट है। अगर हम किसी उपकरण को जिस पर ये लिखा हुआ है उसका मतलब है कि अगर उसे 220 वोल्ट पर जलाते हैं तो वो इतने जूल ऊर्जा 1 सेकंड में खपत कर देता है, यानी उसकी शक्ति जो है वो 110 वाट है। वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकंड, यानी वो 1 सेकंड में 110 जूल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा की खपत कर देगा। जो यूनिट बनती है बिजली में, जो बिल आपका आता है 1 यूनिट किलोवाट घंटा, यानी 1 घंटे में वो जितने किलोवाट, वाट गुणा 1000,
जितनी ऊर्जा खपत करता है वो आपकी एक यूनिट बोली जाती है। तो इस आधार पर वह बल्ब 1 सेकंड में 110 जूल ऊर्जा की खपत कर देता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बल्ब का प्रतिरोध निकाल रहे हैं। बल्ब का प्रतिरोध जिसको कि R से प्रदर्शित करते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर आपको P इक्वल टू दिया हुआ है 110 और V इक्वल टू दिया हुआ है 220। अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया था इससे जस्ट पहले, उस क्वेश्चन में एक सूत्र आया था P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी था जो चौथा ऑप्शन था, लेकिन वो सही था। ये P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R सूत्र होता है। तो यहाँ से R की वैल्यू निकालिए, R इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P के बराबर। जैसे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने के पश्चात ये R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V का मान है 220, तो 220 गुणा 220 अपॉन P की वैल्यू कितनी है आपकी 110। P की वैल्यू 110 की बजाय 100 है यहाँ पर, ये हमारा क्वेश्चन में गलती था, 100 वाट था, क्वेश्चन में 100 वाट दिया हुआ है। तो यहाँ 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो R इक्वल टू हो गया 22 गुणा 22। अब इस आधार पर हमें R का मान पता चल गया 22 गुणा 22 है, लेकिन अगर V की वैल्यू हमारी 110 वोल्ट हो जाए तो P बराबर कितना होगा। तो दो बार सूत्र लगा सकते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर यानी 110 गुणा 110 अपॉन R के स्थान पर रख सकते हैं 22 गुणा 22। 22 पंजे 110, 5 बार ये हो जाएगा, 5 बार ये, तो P बराबर हो जाएगा 5 पंजे 25 वाट के बराबर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उन 4 ऑप्शन में जो वैल्यू दी गई है, पहले ऑप्शन में कहा है 100 वाट, फिर 75 वाट, फिर 50 वाट और फिर 25 वाट। तो आपका इस आधार पर चौथा ऑप्शन जो डी ऑप्शन है 25 वाट, वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसको हम कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको कोई ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया होगा तो आपको फिर ऐसे कैलकुलेट करके दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर केवल आप डी ऑप्शन लिख देंगे। लेकिन ये कभी तुक्का नहीं लगता, आपको क्वेश्चन को निकाल कर देखना पड़ता है। अगर आपसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उनको सही प्रकार से कर सकते हैं, अदरवाइज तुक्का गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ तुक्का मारने की जरूरत नहीं, आप समझिए क्वेश्चन किस प्रकार से किए जाते हैं, तो वो तरीका कुछ ये होगा। यहाँ पर हमने प्रतिरोध क्यों निकाला, R की वैल्यू क्यों निकाली, एक बात ये भी बन जाती है। सूत्र पिछले ही क्वेश्चन में P इक्वल टू वी आई भी था, तो I की वैल्यू हमने क्यों नहीं ली, यहाँ पर प्रतिरोध को ही क्यों निकाला, क्योंकि बल्ब हमारा वही है जो पहले इस वोल्टेज पर था, इसकी शक्ति ये थी, अगली वोल्टेज बदली है केवल। जब वोल्टेज बदलते हैं तो धारा बदल जाएगी, क्योंकि तार वही है, बल्ब वही है, तो उस बल्ब का प्रतिरोध नहीं बदलेगा, प्रतिरोध ही समान रहेगा, धारा भले ही बदल जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले प्रतिरोध की वैल्यू ही ज्ञात की है। तो चलिए अब इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। इस प्रश्न में कहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान हैं, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न हुई ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दे दिए, 1:2, 2:1, 1:4 और 4:1। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और वो क्यों, अर्थात किस प्रकार से सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 तार दिए हैं और उन दोनों तारों के बारे में कहा है कि उनकी लंबाई समान है। एक तो सबसे पहले कह दिया कि तार हैं, उनकी लंबाई समान है, उनके पदार्थ भी समान हैं, पदार्थ समान हो, और उसके पश्चात एक और कह दिया गया कि उनका व्यास भी समान है। जब सब कुछ समान है तो प्रतिरोध R का मान भी समान होगा, क्योंकि R इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए। इस सूत्र पर निर्भर करता है प्रतिरोध का मान। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जिसको कहा जाता है, जो कि पदार्थ पर निर्भर करती है। अलग अलग पदार्थ जैसे लकड़ी, लोहा, स्टील, चांदी, तांबा, जितने प्रकार के अलग अलग पदार्थ होंगे उनकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होगा। यहाँ पर लंबाई समान है, उनका व्यास अर्थात त्रिज्या समान है, तो क्षेत्रफल भी समान होगा, तो कह सकते हैं उनका प्रतिरोध भी समान है। यानी अगर पहला प्रतिरोध R1 R है तो दूसरा प्रतिरोध R2 भी R ही होगा। अब किसी भी चालक के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उत्पन्न हुई ऊष्मा का मान सदैव निर्भर करता है H का मान, उसमें बहने वाली धारा और उसके प्रतिरोध पर।
विभव के आधार पर कभी भी ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होगी, विद्युत धारा की हानि नहीं होगी, वो सदैव किस आधार पर होगी। इस बात का एग्जाम में ध्यान रखना है आपको कि वो धारा और प्रतिरोध के कारण ही होती है। अगर प्रतिरोध अधिक है तो उसमें धारा का मान कम होता है। अब अच्छा, एक बात यहाँ पर आपको जनरल रूप में मैं बता दूं, घरों में जो बिजली आती है, बिजली घर से बिजली आती है कहाँ पर, आपके गाँव के ट्रांसफार्मर पर, ट्रांसफार्मर से फिर आपके घर में बिजली आती है। ये बिजली का प्रोसेस होता है। बिजली घर से ट्रांसफार्मर तक बिजली आती है 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्टेज आती है। तो उसे आपके घरों में 220 वोल्ट बनाकर क्यों भेजा जाता है? एक छोटा सा जनरल क्वेश्चन है, वो एक 11,000 वोल्ट आपके घर में क्यों नहीं आती? तो बिजली जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक की वोल्टेज ज्यादा होगी तो धारा कम, वोल्टेज ज्यादा है तो धारा का मान होगा कम। और दूसरी, आपके घरों में जो बिजली आती है उसकी वोल्टेज तो कम होती है लेकिन धारा का मान ज्यादा होता है। अब यहां पर देखिए वोल्टेज में क्यों बदलते हैं। जो बिजली घर से बिजली आती है ट्रांसफार्मर तक, उसको 11,000 वोल्टेज में इसीलिए बदला जाता है क्योंकि धारा के कारण ऊष्मा हानि ज्यादा हो जाएगी। बिजली घर बहुत दूर होता है तो इतने लंबे तारों में धारा अगर ज्यादा कर दी जाए तो उसका वर्ग होने के कारण बिजली की खपत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा ऊष्मा के कारण बिजली समाप्त हो जाएगी। अगर वहां से बिजली मान के चलिए 100 वोल्ट 100 एम्पियर चलेगी तो घरों तक आने में वो बिजली मुश्किल से 2-3 एम्पियर ही रहेगी। एक साधारण सा आप लोग प्रयोग भी करके देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर के पास में जो मकान होते हैं वहां पर बिजली बहुत अच्छी आती है, तेज आती है, लेकिन ट्रांसफार्मर से जितनी दूरी बढ़ती चली जाएगी आखिरी घर में जाकर देखना आपके जो बिजली होती है वो कमजोर हो जाती है। सामान भी, उपकरण भी अच्छे प्रकार से नहीं चल पाते जब तक कि दूसरों के घरों की बिजलियां बंद नहीं होती, उपकरण बंद नहीं होती। अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये एक सामान्य डेली लाइफ का प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ उसके अनुसार। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना कि जो ऊष्मा की उत्पत्ति होती है वो धारा और प्रतिरोध के कारण ही होती है। तो अब इस आधार पर अगर यहाँ प्रतिरोध देखें, दोनों का प्रतिरोध R है। अब जब उनको एक बार तो जोड़ दिया जाता है श्रेणी क्रम में और एक बार जोड़ा जाता है उनको समांतर क्रम में, इस प्रकार से जोड़ा जाता है। और फिर कहा है उनमें बहने वाली धारा के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो जब ये R और R यहाँ पर जोड़ा गया तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध हमारा हो जाएगा 2R के बराबर। इसको R' मान लीजिए कुल प्रतिरोध को। लेकिन समांतर क्रम में प्रतिरोध घट जाता है तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध जो बराबर हो जाएगा वो आधा हो जाएगा R/2। अब यहाँ इसी आधार पर अगर हम उत्पन्न हुई ऊष्मा का मान निकालना चाहें तो श्रेणी क्रम में उत्पन्न हुई ऊष्मा, श्रेणी क्रम में अगर उत्पन्न हुई ऊष्मा को H1 मान लें तो वो बराबर क्या हो जाएगी आपके I²। जबकि दोनों समय में धारा दोनों प्रकार में I बह रही है तो ये हो जाएगी I²R, R1 रखेंगे यानी इंटू 2R। इसी प्रकार से समांतर क्रम में अगर हम लेकर चलें तो उसको H2 मान सकते हैं I2² इंटू 2R की जगह। अब R2 की जगह रखेंगे R/2 रख देंगे तो ये हो जाएगा R/2। हमें यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है H1 अनुपात H2। तो जैसे इसको भाग देंगे I² तो कैंसिल, ये बच गया आपका 2R/R/2। इस 2 की गुना ऊपर हो जाएगी, R से R कैंसिल हो जाएगा तो H1/H2 बराबर हो जाएगा 4:1 के बराबर। वो ऊष्मा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया, जिसमें आपका ऑप्शन क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, तो वो डी ऑप्शन आपका आ जाएगा यानी 4:1। तो श्रेणी क्रम में जो धारा ऊष्मा उत्पन्न होती है वो अधिक होती है समांतर क्रम में उत्पन्न हुई ऊष्मा की, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध की वैल्यू कम हो जाती है जबकि यहाँ प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ जाती है। इस कारण कभी कभी क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि श्रेणी क्रम में, घरों में अक्सर देखा होगा, घरों में जो उपकरण जोड़े जाते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। उसका कारण यही है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली जो है वो कार्य में प्रयुक्त हो, ऊष्मा के रूप में कम उत्पन्न हो, श्रेणी क्रम में उनको नहीं जोड़ते। दूसरा कारण आपको पहले भी इसको चैप्टर की वीडियो में आ चुका है
कि समांतर क्रम में इस प्रकार भी जोड़ा जाता है, इस कारण भी जोड़ा जाता है कि यदि एक उपकरण खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तो बाकी उपकरण अपना काम करते रहें। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शनल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4 वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को, उसमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन में कहा है कि अगर हमें किसी परिपथ में विभव को मापना है तो विभव मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं। तो वैसे तो ये क्वेश्चन आपको एक चित्र के बारे में, चित्र के रूप में पहले भी प्रस्तुत किया जा चुका है कि अगर हम किसी भी परिपथ में विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध ले रहे हैं, यहाँ पर हमारी बैटरी हो गई जिसके द्वारा हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज होगी और उसके पश्चात आपकी हो गई ये कुंजी। तो अब इसमें हमारी दो चीजें होती है। देखिए अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया, एक तो वोल्टेज होगा और एक धारा होगी, तो दोनों चीजों को मापना है हमें। तो धारा मापने के लिए हम सदैव एमीटर का प्रयोग करते हैं और एमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा एमीटर, जो कि विद्युत धारा को मापने के काम आता है और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसलिए इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो एम्पियर के बारे में जानकारी देता है। जबकि विभव अलग अलग प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग हो सकता है प्रतिरोधों में, तो उसको मापने के लिए हम सदैव समांतर क्रम में वोल्टमीटर को मापते हैं। वोल्टमीटर को जो जोड़ा जाएगा वो सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वो इसलिए जोड़ा जाता है कि केवल इसमें जितना विभव है वही यहाँ इसके साथ जानकारी प्रदान करे। अगले पदार्थ का वोल्टमीटर नापने के लिए हमें अगले प्रतिरोध के साथ दूसरा वोल्टमीटर जोड़ना पड़ेगा कि उसके अंदर कितनी वोल्टेज है। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन कहा गया है कि आप वोल्टमीटर को किस प्रकार से संयोजित करेंगे, वो यही लिख देंगे कि किसी भी परिपथ में प्रतिरोध का विभव मापने के लिए वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि अगर ये अलग क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धारा मापने के लिए आप एमीटर का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, तो धारा मापने के लिए एमीटर को सदैव उस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब इसके पश्चात एक क्वेश्चन और हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर कि जो प्रतिरोध है इन एमीटर का और वोल्टमीटर का किस प्रकार से होना चाहिए। देखिए वोल्टमीटर जितने अधिक प्रतिरोध का, उच्च प्रतिरोध का वोल्टमीटर होगा वो उतना ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो समांतर क्रम में जोड़ने पर टोटल प्रतिरोध घट जाएगा। जबकि जो श्रेणी क्रम में है, जो एमीटर आपका जोड़ा गया है, उसके लिए कम से कम प्रतिरोध होना चाहिए। उसका प्रतिरोध बहुत ही न्यूनतम, जितने कम प्रतिरोध का हम जोड़ सकते हैं उतने कम प्रतिरोध का प्रतिरोध या एमीटर हमें जोड़ना चाहिए, ताकि उसमें जो बहने वाली धारा है वो उस पूरे परिपथ की धारा को प्रभावित न करे। तो इस प्रकार से हम एमीटर और प्रतिरोध के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको 4-5 कुछ क्वेश्चन करा दिए, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ प्रस्तुत करेंगे, जो कि अभी हम उस वीडियो में, जो अगली वीडियो हमारी आएगी उसमें जो क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे उनकी एक झलक आपको इस वीडियो के आखिरी में भी मिलेगी। तो देख लेना कि अगली वीडियो में हम कौन कौन से प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस वीडियो में हमने आपके सामने जो क्वेश्चन प्रस्तुत किए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये कैसे आया, किस प्रकार से आया, या कोई अन्य टॉपिक इसी चैप्टर से संबंधित होना चाहिए। आप अगर उसके बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।